एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो मुझे लगता है कि पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और लोगों को लगता है कि वो कोई एक बीमारी है और वो है ओबिसिटी और फैट गेन। और लगभग 66% टू 67% वर्ल्ड वाइड लोग जो है ना वो आउट ऑफ वेट हैं। तो अगर ये इतनी बड़ी बीमारी है तो बॉडी फैट गेन क्यों करती है? क्योंकि फ़ैट, आपको पता है कि फ़ैट गेन या ओबेसिटी से इतनी सारी बीमारियां होती हैं और हमारे लुक्स भी ख़राब होते हैं, कपड़ों की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती, अपना कॉन्फिडेंस भी खोते हैं और उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां सारी शुरू होती हैं। हमको ऐसा लगता है कि ओबेसिटी से शुरू हुई हैं, तो बॉडी फैट क्यों क्यों करती है? तो इसका बेसिक हमें साइंस समझना होगा, क्योंकि हमारे सर्वाइवल की जो गारंटी है, अगर मान लिया कि फूड स्कैरसिटी है, लाइक जो अभी 100 ईयर्स बैक थी, फेमाइन आते थे या अकाल पड़ते थे इतने ज़्यादा, तो ह्यूमन रेस की सर्वाइवल की गारंटी थी एनर्जी। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो मेन एनर्जी लेती है वो कार्ब से नहीं लेती, वो फैट से लेती है। तो जब भी बॉडी स्ट्रेस में होगी तो सर्वाइवल के लिए वो चाहेगी कि जितना हो सके फ़ैट को हम स्टोर कर लें फॉर फ्यूचर, और आने वाले भविष्य के लिए फ़ैट को इकट्ठा कर लें। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन नेचर ने क्या किया कि नेचर ने खुद ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट बनाए जो हमें टेस्टी लगते थे, और उनका जब वो एबेंडेंस में होते थे तो हम उनको ओवर कंज्यूम करते थे। उससे क्या होता था, वो हमारी जो बॉडी थी वो फूड आइटम्स कंज्यूम करके फ़ैट गेन करती थी। तो जो फैट गेन करेगी और जब आने वाले टाइम में खाने की कमी होने वाली है तो वो जो फैट स्टोरेज हैं, वो फैट स्टोरेज हमें एनर्जी की सप्लाई देगा। तो अगर कोई फेमाइन आया भी तो हमारी बॉडी का जो फैट स्टोरेज है वो फैट स्टोरेज हमें सेव कराएगा ड्यूरिंग। तो एक ये सिंपल लॉजिक है कि नेचर हमें खुद चाहती है कि हम फैट गेन करें। इसके लिए अगर आप कुछ सिग्नल दोगे बॉडी को कि आने वाला जो टाइम है उसमें फेमाइन आने वाला है या आगे आने वाले टाइम में खाने की कुछ कमी होने वाली है, तो वो कैसे बॉडी को फील होगा? जैसे अगर आप खाने में आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आपकी बॉडी को सिग्नल दो कि आपकी बॉडी को फ्यूचर में एनर्जी का डिफिसिट होने वाला है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि एनर्जी मेन कहाँ से आती है, तो एनर्जी बॉडी मेनली लेती है फैट से। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी के अराउंड कैलोरी होती है और 1 ग्राम कार्ब में और शुगर में 4 कैलोरी होती है। तो बॉडी हमेशा प्रेफर करती है फैट को एज ए मेन एनर्जी सोर्स, तो इसीलिए बॉडी स्टोर करती है फैट को। तो जब भी बॉडी को लगेगा कि कुछ फ्यूचर में खाने की कमी होने वाली है तो वो फैट के स्टोर करने में लग जाएगी। एग्जैक्टली इसका उल्टा ही हम सोचते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है कि हम पैसा सेविंग अकाउंट में रखें या एफडी कर दें, फिक्स डिपॉजिट कर दें, या फिर वो ज़्यादा उसको एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास अर्निंग कम होती है। सेम इसी तरह सर्वाइवल मोड में हमारी बॉडी भी रहती है, और ये जो इसने इवोल्यूशन के दौरान सीखा है कि जब भी इसका ऐसा लगे कि स्कैरसिटी है और उस प्रेजेंट टाइम में अगर खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो बॉडी आपके हंगर सेंटर को एक्टिवेट कर देगी, जिससे आप ज़्यादा कंज्यूम करो। जब भी फूड की अवेलेबिलिटी है तो आप उस ज़्यादा कंज्यूम करोगे। बॉडी उस समय क्या कर रही होगी? बॉडी उस समय उस फूड को जल्दी से कन्वर्ट कर रही होगी फैट में और स्टोर कर रही होगी। मॉडर्न एरा के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि हमको सिखाया गया कि हमें फैट लेस या फैट फ्री पे जाना है, तो उससे बॉडी को क्या लगा कि देयर इज़ नॉट इनफ सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम जो एनर्जी रिच फूड है, जो नेचुरल फूड है, वो जो हमने कट किया, यानी फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री कर्ड, फैट फ्री चीज़, और हमने एग्स बंद कर दिए, नॉनवेज का सारा बंद कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट कम कर दिए, तो बॉडी को हम क्या सिग्नल दे रहे हैं कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ समथिंग और एनर्जी। तो बॉडी को लग रहा है कि जो बाकी खाना आ रहा है, बाकी चीज़ें तो हम खा रहे हैं लाइक कार्ब एंड दोज थिंग्स, तो बॉडी क्या कर रही है, हमारा लीवर क्या कर रहा है, उस खाने को जल्दी से कन्वर्ट किस में कर रहा है? फैट में। क्योंकि आप ही ये बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि देयर इज़ नो इनफ सप्लाई ऑफ नेचुरल फूड। नेचुरल फूड क्या होते हैं? जो हम हंट करते थे ड्यूरिंग, जो हम अगर हम 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले चले जाएं तो जो हंटिंग में खाते थे। अब मैं आपको फ्रूट्स का एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6, बट दोनों में केमिकली थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है?
जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन्स ग्रुप आ जाता है, और जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रक्टोज है वो 4 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है ग्लूकोज से। अब जो नॉर्मल शुगर है, इसको हम सुक्रोज भी कहते हैं, उसमें 50% ग्लूकोज है, 50% फ्रक्टोज है। इसीलिए जब आप ग्लूकोन डी का पाउडर खाते हो, यानी जो प्योर ग्लूकोज है वो उतना मीठा नहीं लगता जितने आपको चीनी या शुगर लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सुक्रोज है उसमें 50% फ्रक्टोज है। तो जब भी नेचर को अगर किसी फ्रूट को मीठा करना है तो वो प्रेफर करेगी फ्रक्टोज को। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज की ज़रूरत 4 टाइम्स कम पड़ने वाली है। अगर एक एप्पल को आपको स्वीट करना है तो 20 ग्राम अगर ग्लूकोज लगेगा तो 5 ग्राम फ्रक्टोज में हो जाएगा। तो नेचर हमेशा प्रेफर करती है टू स्वीटन एनीथिंग फ्रक्टोज। एक तो उससे अगर 5 ग्राम ही लगेगा तो उस जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा होगा, उसका वेट छोटा होगा, तो जो ट्री की जो एनर्जी लगने वाली है, रिसोर्सेज लगने वाली है टू प्रोड्यूस फ्रूट्स, वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो उससे उसके फ्रूट के रोटन होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। जब आप फ्रूट, अब एनिमल्स उसको कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, और ड्यूरिंग समर्स ही होते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। अभी हमने 100 ईयर्स में क्या किया कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया, तो हम कहीं से भी फ्रूट को इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा, हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कोल्ड चेन जिसे कहते हैं, तो हम फ्रूट को कोल्ड मील्स में भी रख लेते हैं, फ्रिज के अंदर भी रख लेते हैं, तो वो ख़राब नहीं होते। उसके बाद पेस्टिसाइड्स भी आ गए तो फ्रूट फिर से ख़राब नहीं होते। तो हम डिफरेंट एरिया से फ्रूट लाते हैं। लाइक कीवी का मैं एग्जांपल दूं तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से हम अभी लाए पिछले 10-12 साल पहले। अभी हम 5-6 साल पहले ड्रैगन फ्रूट को लाए, थाई गुआवा को लाए। ऐसे हमने एप्पल कई सारे बना लिए, वाशिंगटन एप्पल और कई तरह के हमने एप्पल। नेचर में जब आप जाओगे वाइल्ड में तो इतने तरह के एप्पल नहीं दिखेंगे, उनका साइज़ भी छोटा होता है। अब जब आप मार्केट में जाते हो तो फल वाले भैया से आप ट्राई कहते हो, एक तो आप दूर से देखते हो कि फल का साइज़ बड़ा हो, फ्रूट का साइज़ बड़ा हो, शाइनी हो, तो उसी हिसाब से जो जिस चीज़ की डिमांड है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, वो चीज़ें वो बनाई जाती हैं। अब नेचर ने फ्रक्टोज डिज़ाइन किया था कि एक तो ट्री की एनर्जी कम लगेगी, दूसरा जब इसको एनिमल कंज्यूम करेंगे तो फ्रक्टोज को केवल हमारा लीवर ही मेटाबोलाइज कर सकता है। अब जब लीवर इसको मेटाबोलाइज कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा फ्रक्टोज आप खाओगे वो उसको फ्यूचर में सेव करने के लिए, यानी फ्यूचर में अब क्या आने वाला है, जब भी समर्स आएगा उसके 6 महीने के बाद आपके आने वाली हैं विंटर्स और ऑटम का सीजन, वहाँ पे जंगल में खाने की कमी हो जाएगी या फेमाइन जैसा कुछ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो 6 महीने पहले जिस एनिमल ने या ह्यूमंस ने खूब सारे फ्रूट्स खाए होंगे, उससे क्या होगा कि लीवर ने फ्रक्टोज को कन्वर्ट किया होगा आपके फैट में। तो 6 महीने के बाद अगर आपको खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जो फैट है वो आपको उस फेमाइन से आपको सेव कर लेगा। अब हम लास्ट 100 ईयर्स से क्या कर रहे हैं कि इस तरह के खाने जो हमें फैट गेन कराते हैं, लाइक जो नेचर ने खुद बनाए, लाइक फ्रक्टोज, वो ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि 100 ईयर्स बैक या उससे पहले कभी भी हम चले जाएं, हमेशा खाने की स्कैरसिटी होती थी। तो हमारे सर्वाइवल की गारंटी क्या है? जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही गारंटी थी। तो अब हमने क्या किया कि उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो एक नेचुरल आप गुआवा लोगे या एप्पल लोगे उसमें 5 to 6 ग्राम ही आपको फ्रक्टोज मिलेगा, बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको 20 to 40 ग्राम तक फ्रक्टोज आपको मिलेगा। तो लीवर इसको कन्वर्ट कर देगा आपको फैट में, तो ये फैट जाके आपके डिफरेंट एरियाज़ में डिपॉजिट हो जाएगा। किस एरिया में डिपॉजिट होगा ये सेक्स पे भी डिपेंड करेगा, कोई फीमेल है या मेल है। अगर कोई फीमेल है तो थाइज़ में और हिप्स में ज़्यादा इकट्ठा होगा, अगर कोई इसका मेल है तो ये ज़्यादा टमी में आसपास इकट्ठा होगा। फैट, जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, इसलिए बॉडी इकट्ठा करती। उस सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, ना कि हमारे लुक्स। और धीरे धीरे क्या होता है कि इस फैट के डिपॉजिट होने से हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होता है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है हमारे स्पाइंस पे, या जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे हमारा नेक का एरिया या लोअर बैक या नीज या हमारे एंकल जॉइंट्स, इन एरियाज़ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्ट होने से प्रेशर आएगा। तो इन एरियाज़ में टेंडरनेस आएगी पहले, उसके बाद पेन शुरू हो जाएंगे। तो आजकल जितने भी जॉइंट्स पेन या जो प्रेशर पॉइंट वाले जो पेन है, उसका जो मेजर रीज़न है वो ओबेसिटी है, क्योंकि ओबेसिटी के कारण आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे शिफ्ट हो रहा है या पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका कोई अर्थराइटिस, ज़्यादातर केसेस में कोई अर्थराइटिस का कोई इशू नहीं है।
अगर आपने कई लोगों को देखा होगा, वो जैसे ही वेट लॉस करते हैं तो जॉइंट्स के पेन धीरे धीरे चले जाते हैं। तो हमें अब आपको ही कहे कि अगर इतना बुरा है फैट, तो बॉडी हमारी स्टोर क्यों करती है फैट? बॉडी की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी स्टोर करती है फैट कि हम फ्यूचर में जब भी खाने की कमी होने वाली है वहाँ पे ये हमारी एनर्जी काम आएगी। बट अब क्या हो रहा है, अब वो खाने, वो फेमाइन, वो अकाल अब नहीं आते, ना कोई ऐसी कमी होती, ना कोई ऐसे विंटर्स आते हैं जिनमें खाने की कमी हो जाए। अब हमें 365 डेज़ खाने की सप्लाई रहती ही रहती है। तो इसलिए बॉडी को आप लगातार सिग्नल भी दे रहे हो। अब हमने पिछले 30-40 ईयर्स में क्या किया है, अपना जो खाना है उससे नेचुरल चीज़ों को भी हमने हटाया है, और जो हमने इनकॉर्पोरेट किया है वो फैट फ्री की तरफ हम जा रहे हैं। तो बॉडी को फिर से लगेगा कि एनर्जी नहीं आ रही, और हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। अब मान लिया आपने कुछ 1000 कैलोरी का कोई फास्ट फूड खाया, और आपने 1000 कैलोरी का कोई होममेड फूड खाया, तो जो टोटल न्यूट्रिएंट होंगे पर कैलोरी, ऑब्वियस है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जो होममेड फूड होगा उसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे पर कैलोरी वो ज़्यादा होंगे। तो बॉडी कभी भी कैलोरी को नहीं देखती है, काउंट करती है, बॉडी हमेशा न्यूट्रिएंट को काउंट करती है। तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट, सेकेंड इज प्रोटीन, उसके बाद सारे विटामिन, फिर मिनरल्स, ये बॉडी काउंट करती, कभी एनर्जी को नहीं करती। तो जब भी आप फास्ट फूड खाओगे, मतलब आप ज़्यादा एनर्जी वाला खाना खाओगे जिसमें न्यूट्रिएंट कम है, तो आपका हंगर सेंटर हमेशा एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को लगेगा कि अभी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो आपको कई तरह के डाइटिशियन बता देंगे कि आप कैलोरी काउंटिंग करो। तो ये एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी कि आपकी बॉडी हंगर सेंटर एक्टिवेट है, बट ड्यू टू आप मोटिवेशन आप कैलोरी काउंट करके कम खा रहे हो। तो कुछ लोग तो इसमें मोटिवेशन उनका 1 महीने चलता है, या 2 महीने, या 1 साल, या 1.5 साल, उसके बाद नहीं चलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी, हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें पर कैलोरी न्यूट्रिएंट का कंटेंट ज़्यादा हो। तो जिसमें फूड प्रोसेसिंग कम की गई होगी जिस खाने में, तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट पर कैलोरी ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहला क्या होगा कि हम ऑल पैक्ड फूड ना खाएं, तो ऑब्वियसली है कि उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई। अगर हम होममेड खाना खाएंगे तो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। अगर होममेड का ही एग्जांपल दे दूं कि आपके पास एक होममेड में एक एप्पल रखा हुआ है, एक एप्पल आपका जूस रखा हुआ है जो आपके घर में ही बनाया गया है, तो दोनों में प्रोसेसिंग किस में कम हुई है? ऑब्वियसली दोनों में प्रोसेसिंग किस में कम हुई है? जो एकदम प्योर रॉ एप्पल है, क्योंकि जो उसको आप कंज्यूम करोगे तो उसमें फाइबर भी जाएंगे, विटामिन भी जाएंगे। अगर उसको आप जूसअप करोगे तो उसमें सिर्फ वाटर आएगा, और क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा। यानी आपने उसकी सारी शुगर ले ली, कैलोरी ले ली, और जो बाकी न्यूट्रिएंट थे वो आपने नहीं लिए। आप उसको जब शक करोगे जो भी जूस है, तो बॉडी को लगेगा, बॉडी के पास को आपने कैलोरी तो दे दी, तो बॉडी उस फ्रक्टोज से क्या करेगी? फैट में तो कन्वर्ट कर देगी, बट आपने न्यूट्रिएंट नहीं दिए, ना फाइबर आया जिससे फुलफिलिंग आया, और बाकी मिनरल्स और विटामिन नहीं आए, तो बॉडी का हंगर सेंटर जो है ना वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें अगर होममेड भी है तो हमें क्या प्रेफर करना है? हमें प्रेफर करना है जितना नेचुरल चीज़ हो सके उतना खाओ, जिसमें कम प्रोसेसिंग हो। तो हमें जूसिंग का भी इवन प्रोसेसिंग यूज नहीं करनी है। तो ये बहुत ही बेसिक है कि हमें पर कैलोरी न्यूट्रिएंट ज़्यादा देने हैं, हमें कैलोरी कटिंग नहीं करनी है। और दूसरा क्या है कि अगर आप सोचो कि बॉडी टमी के आसपास ही फैट, ये बहुत लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि टमी के आसपास ही फैट क्यों सेव करती है? आप खुद सोच के देखो, अगर टमी के अलावा और कहाँ कहाँ इकट्ठा करेगी फैट? अगर शोल्डर में फैट इकट्ठा करेगी तो आपका जो शेप है ना वो बड़ी अजीब सी हो जाएगी, आप कोई देखने के लायक नहीं रहेगा। आपकी फ़ोटो इतनी, आप किसी के सामने भी नहीं आ सकते। इमेजिन करो कि आपके आर्म्स में ही सिर्फ फैट इकट्ठा हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? ये भी नहीं पॉसिबल है। सोचो अगर आपकी लेग्स में ही सिर्फ फैट इकट्ठा और कहीं ना हो, तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो बेस्ट जो एरिया है फैट इकट्ठा करने का, वो हमारा सेंटर पार्ट है ना। आपने एक और सुना होगा विसरल फैट या स्किन फैट, या ये 2 तरह का फैट होता है। एक तरह का फैट होता है वो सिर्फ स्किन के नीचे जमा होगा। ये वाला फैट जनरली इन्फ्लेमेटरी नहीं होता। इन्फ्लेमेटरी मतलब इसके आगे आपकी कोई बीमारी कॉज नहीं करने वाला, आपका केवल साइज बढ़ता जाएगा, और वेट की वजह से जो इश्यू आएंगे, जो आपके बोन्स में प्रॉब्लम आएंगी, बस वो आएंगे। लेकिन जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइक पीसीओडी, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लीवर, इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? विसरल फैट। विसरल का फैट का मतलब होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब उनमें फैट जमा होने लगता है तब प्रॉब्लम आएंगी। कैसे? जैसे अगर आपके लीवर में फैट इकट्ठा होने लगे, तो लीवर तो जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि 500 से ज़्यादा काम करता है। अब जो फैक्ट्री 500 से ज़्यादा काम कर रही है
उसको अगर आप स्टोरेज बनाओगे, लाइक फैट स्टोर करोगे वहाँ पे, तो क्या वो काम करेगा ठीक से? नहीं करेगा। जैसे अगर आप किचन को अपने स्टोर रूम बना लो तो आप किचन में खाना नहीं बना सकते फिर। ऐसे अगर पैंक्रियाज में आप फैट इकट्ठा करने लगोगे क्या पैंक्रियाज काम करेगा ठीक से? नहीं करेगा। अगर हार्ट में फैट इकट्ठा होने लगे तो क्या हार्ट काम करेगा? वहाँ ब्लॉक हो जाएगा। अगर थायराइड में फैट इकट्ठा हो तो क्या होगा? सोचो, अगर ओवरीज में फैट इकट्ठा हो तो क्या होगा? अगर इंटेस्टाइन में फैट इकट्ठा हो तो क्या होगा? अब एक मैं आपको बहुत बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ, ये मेडिकली उतना सही नहीं है बट आपके समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो अगर उसने मान लिया कि 100 सोल्जर्स हैं, लाइक WBC, लाइक वाइट ब्लड सेल्स हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, और उनका 100 मिलियन नंबर है, तो उसमें से 70 to 80 मिलियन जो सेल्स होंगे वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। और इंटेस्टाइन में हम वो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे हमारी आर्मी ग्रुप्स में रहती है, इसको हम कैम्प, आर्मी कैंप या छावनी कहते हैं। ऐसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनको पेयर्स पैचेस कहते हैं एक साइंटिस्ट के नाम पे। तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम 80% हमारी इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि एनिमी का अटैक होने का सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे होता है? गट के थ्रू। क्योंकि आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसमें गंदगी हो सकती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हो सकते हैं। तो 80% जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इंटेस्टाइन में होता है। अब ऐसे ही जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान की हम बॉर्डर ले लें तो सबसे ज़्यादा हमारा जो डिफेंस सिस्टम होगा वो कहाँ पे लगेगा? जैसे अभी S-500 या S-400 जो रशिया से आ रहा है उसको कहाँ डिप्लॉय किया गया? उसको डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर पे, बॉर्डर एरियाज़ में। जो मेन कैंप होते हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ से अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर कोई वॉर शुरू हो गया है, आपकी आर्मी के जीतने के चांसेस तब बढ़ जाएंगे जब आपकी आर्मी वेल ट्रेंड हो, दूसरा एम्यूनिशन अच्छा हो, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो राशन की सप्लाई हो सबसे अच्छी। तो अगर राशन आपकी आर्मी को नहीं मिलेगा तो आपकी आर्मी फाइट नहीं कर सकती 2 दिन से ज़्यादा, है ना। तो राशन की सप्लाई, तो फूड डिपोज हमेशा कहाँ बनाए जाएंगे? जो बॉर्डर एरिया होगा उसके आसपास बनाए जाएंगे। तो अब हमारी एनर्जी कहाँ से आने वाली है? फैट से। अब हमारी बॉडी का बॉर्डर एरिया कहाँ पे है? इंटेस्टाइन। तो अब खुद कॉमन सेंस से सोचो कि बॉडी अपने फैट का स्टोर या एनर्जी का स्टोर कहाँ करेगी? वो करेगी अराउंड इंटेस्टाइन्स। तो इसीलिए जब आप बॉडी को इन्फ्लेम्ड करते हो, आपकी बॉडी को लगता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, वो आपके खाने में भी हो सकती है, आपकी लैक ऑफ स्लीप भी हो सकती है, या कोई ऑफिस का या फैमिली का कोई स्ट्रेस भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आपको बॉडी को लगेगा कि वॉर इज़ कमिंग। तो वॉर इज कमिंग, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी? वो फैट को वो बॉर्डर एरिया में स्टोर करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, या जिनकी लाइफ में स्ट्रेस है, या जिनका स्ट्रेस ही खाने से आ रहा है, तो उनके साथ क्या होगा कि उनका टमी बाहर आने लगता है। आपने पुलिस वालों को हमारे देखा होगा, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनका जो एवरेज स्टेप काउंट होता है वो 30 से 40 हज़ार पर डे होता है, बट उनका टमी का साइज आप देखोगे शायद सबसे बड़ा होता है, जो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्यों ऐसा होता? 30-40 हज़ार स्टेप्स चलने के बावजूद भी उनका पेट इतना क्यों बाहर होता है? उनकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही? क्योंकि वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट आप जब भी करोगे तो बॉडी को आप स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन आएगा, और जिसका भी कॉर्टिसोल हार्मोन आएगा तो आप बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि आपको फैट इकट्ठा करना है आपके बॉर्डर एरिया में। बॉर्डर मीन्स आपके टमी एरिया। तो भले ही आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, भले ही बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छी कर रहे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट आपका जो फैट है वो वहाँ से नहीं जाने वाला। तो ये बहुत सारी ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इन्हीं चीज़ों पे हम धीरे धीरे और एलोबोरेट करेंगे और इन्हीं पे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, और आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो, तो मैं धीरे धीरे उनके आंसर भी दूंगा सभी के, और उन पे हम फिर शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियोस भी उन्हीं टॉपिक्स पे बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो बेसिक है कि बॉडी फैट गेन क्यों कर रही है, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म है जो आजकल के ज़माने में ओवर एक्टिव हो चुकी है। बॉडी हमें बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि हमें मारने की कोशिश कर रही है। तो ओबेसिटी जो है ना, एक तरह की डिफेंस मैकेनिज़्म है, कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू।